Hello friends, welcome again. Today I'll talk about BARC, how to crack BARC. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे BARC के बारे में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू फेज, हाउ टू टैकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड आल्सो कंक्लूजन एंड माय एक्सपीरियंस, और कौन से टॉपिक जो आपको डेफिनेटली कवर करने हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प for your interview preparation journey, as well as if you follow these things you will definitely crack this BARC interview. So चलिए स्टार्ट करते हैं। BARC जैसा कि पता है ये DAE के अंडर में वर्क करता है। आप इसके लोगो से भी देख सकते हैं, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। सो यू विल फील प्राउड टू पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्रैक BARC। तो मैं BARC की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1954, 1954। वर्क किसके लिए करता है ये? न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए वर्क करता है। किसने स्थापना किया था? तो होमी जहांगीर भाभा जी ने। फॉर्मली इसको कॉल्ड करते थे हम एईटी, एईटी, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ये तो आपका रहा ये अबाउट BARC, ये जस्ट मैंने ब्रीफ किया इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेट किसके अंडर में करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO। अब आते हैं हम अपने मेन काम पे, प्रिपरेशन फेज। कैसे करना है इसको? इंटरव्यू प्रोसेस। लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस में जाने से पहले रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद उसमें 5 टाइम्स बंदे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद आफ्टर इंटरव्यू मेरिट लिस्ट, एंड दिस इज योर सिलेक्शन। लेकिन यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स की। ये मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसको आप, अगर आप अदर ब्रांचेस के हैं तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उससे। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसमें जो मेन आते हैं सब्जेक्ट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, RAC, थर्मोडायनेमिक्स जो कि थर्मल पार्ट है, यू हैव टू कवर एंटायर मशीन डिजाइन एंड मटेरियल साइंस ऑल्सो। So these are the subjects you have to definitely cover, क्योंकि वो आपसे सीधा पूछेंगे। पहले आपका ब्रीफ इंट्रो होगा, वो आपको कंफर्टेबल करवाएंगे। कंफर्टेबल करवाने के बाद आपको एक मार्कर देंगे एंड यू हैव टू गो ऑन टू द बोर्ड। अब बोर्ड में जाने के बाद उससे पहले आपसे पूछ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पूछेंगे ही, कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो आप उसमें ये जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं ये आप कह सकते हैं। अगर आप मशीन डिजाइन में कंफर्टेबल नहीं है तो इसकी जगह मटेरियल साइंस या तो और कोई अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन क्वेश्चन तो आएगा जरूर मशीन डिजाइन से, वो मैं आगे बात करूंगा। तो प्रिपरेशन तो आपको ये सारे सब्जेक्ट के करने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, वो पैनल पे डिपेंड करता है। जो पैनल है वो जरूरी नहीं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे,
वो रैंडमली भी पूछ सकते हैं कोई से भी सब्जेक्ट से। और ये मोस्टली जो स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का एग्जाम होता है उसमें ऐसा जनरली होता ही होता है। बात करते हैं बीआरसी टेक्निकल ऑफिसर वाले एग्जाम की, तो उसमें तो आपसे जरूर पूछेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स। और जो आपके पहले दो सब्जेक्ट्स होंगे ना, ये जो पहले दो सब्जेक्ट्स आपने जैसे बोल दिया ये दोनों, तो ये दोनों में मिला के कम से कम आपका 2/3 इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा ग्रिल करते करते। इतना ग्रिल करेंगे उसके अंदर। आप वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आप आंसर दोगे, अगेन क्वेश्चन, बेसिक से लेके पूरा डेप्थ तक कवर कर देंगे वो। उसकी भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हाउ टू चेक टेक्निकल नॉलेज। वो टेक्निकल नॉलेज को आपको, आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है ना, वो टेस्ट कैसे करेंगे वो। तो बहुत बेसिक सा फंडा यूज करते हैं वो। कोई सा भी जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट किया उन्होंने, सपोज करते हैं हमने फ्लूइड मैकेनिक्स ही उन्होंने स्टार्ट किया, बेसिक क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। कोई सा भी पूछ सकते हैं वो। जैसे फ्लूइड ही पूछ दिया, क्या होता है फ्लूइड, उसका आपने आंसर दिया, वो आपके आंसर से ही कुछ कीवर्ड उठाएंगे। अब उस कीवर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे अगेन, फिर आप आंसर करोगे। आपने ये बता दिया, इसके बाद वो आ जाएंगे आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे और ग्रिल करेंगे। देन आएंगे आपके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो फेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करते हैं आप। लेकिन यहाँ आने से पहले, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आने से पहले जो मेन है वो है, पहले आप यहाँ तक तो कवर करें दिस एरिया। पता चलता है कि बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं और आप बेसिक क्वेश्चन का ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू वहीं पे डेड हो जाएगा, नो चांस। सो बेसिक तो पूरा फंडामेंटल जितना है वो तो कवर करना ही करना है। और वो आप सिंपल कर सकते हैं, रिवीजन एंड रिवीजन। जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं उससे दबा के रिवीजन करिए, बहुत काम आएगा। क्योंकि आपके अगर फिंगर टिप्स पे रहेगा चीजें तो आप आसानी से वहां पे कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और बोल सकते हैं। बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। मतलब इसका मतलब है क्या, वो किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दे दिया, पहले तो वो अब बेसिक से वहां पे पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो है आपका अप्रोच क्या होता है वो चेक करेंगे, नॉट योर सॉल्यूशन, अप्रोच कैसा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो मिल रहे हैं ना उसको ब्रेक कर दो स्मॉलर कंपोनेंट्स में। बात आ रही है समझ में। उसको अगेन बेसिक से स्टार्ट करके डेप्थ तक लेके जाओ। ये समझो कि सामने वाला एक स्टूडेंट है और उसको मुझे समझाना है, तब आपका इंटरव्यू जो है बहुत स्मूथली चलेगा, स्मूथली। इससे क्या है, आपका जो आई कांटेक्ट है वो भी बना रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों के बीच में सही रहेगा। उससे पहले मैं और बात करूंगा लैंग्वेज बैरियर की। ये बहुत पूछते हैं स्टूडेंट कि लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होता है कुछ। तो ये जो टेक्निकल इंटरव्यू जितने भी होते हैं ना, उसमें लैंग्वेज बैरियर का तो टेंशन ही छोड़ दो। आपको जोन से लैंग्वेज में कंफर्ट लगता है बोलिए। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज में आपको इंग्लिश और कोई अदर लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आ रही है समझ में। हिंदी बोलिए, आराम से बोलिए, पैनिक नहीं होना है। बात आ रही है समझ, पैनिक नहीं होना है। पैनिक कब नहीं होगे, अगर आपका रिवीजन जो है, रिवीजन वो क्या है, वेरी स्ट्रांग है। रिवीजन पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना है भाई। जितने सब्जेक्ट हैं, जितने मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं, सबको बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से, एकदम अच्छे से समझ समझ के। जब पढ़ रहे हो तो ऐसा सोचो कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, मैं कैसे समझा पाऊंगा, उस तरीके से। ये तो बात आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। ओके, चलते हैं नीचे, इंटरव्यू एटिकेट। इंटरव्यू एटिकेट पे तो इसमें जो मेन फंडा है मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का। इसी का गेम है भाई सब कुछ।
जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर ये आप कॉन्फिडेंट रहे एंटायर इंटरव्यू सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी रहोगे जब आपका जो तैयारी होगा वो स्ट्रांग होगा। तो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी मैं बताए जा रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, वो सब डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो फ्लॉप हो जाओगे। थॉट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, डायलेमा में नहीं होना चाहिए, डायलेमा सिचुएशन नहीं, समझे? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो सीधा कह दो, सर आई कुडंट रिकॉल नाउ, या तो मैं उसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके से आप कह सकते हैं। कोई निगेटिव पॉइंट नहीं जाएगा उससे। लेकिन आप उसमें एंट्री कर लिए और आपने कुछ बोला, फिर उन्होंने क्रॉस किया उसको, फिर आप आंसर दिए, फिर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहीं से आपको भी पता पड़ जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो जा रहा है डायलेमा में, दिक्कत है इधर। खुद समझ में आ जाएगा और वहीं से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डाउन हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट। तो थॉट्स तो एकदम क्लियर रखने हैं, ये है तो ये है, फंसाएंगे बट फंसना नहीं है। हिंट भी देते हैं वो, अगर आप कहीं पे फंसोगे तो हिंट देंगे, बट हाउ यू कैच देयर हिंट, दैट्स योर स्मार्टनेस। लिसनिंग अटेंटिवली, ये तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया। लिसनिंग तो भाई होना ही चाहिए। जो लिसनिंग है ना, यही आपका इंटरव्यू डिसाइड कर देगा। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत टाइम मिलेगा। ये नहीं कि 20-25 मिनट में अगर वो ऐसा भी होता है 20-25 मिनट वालों का भी हो जाता है सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। बट जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर देना है हमें, संभल के देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बात आई समझ में? यहाँ तक समझ में आई तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा यहीं तक। बाकी मैं एडिशनल सोर्स बताता हूँ कैसे किया जा सकता है और इसको बेटर फॉर योर कॉन्फिडेंस गेन। मॉक इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कशन करिए आपस में, हाफ आवर को उसको सेशन दीजिए, हाफ आवर अपना सेशन लीजिए। उससे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन जो करने का तरीका है ना, जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है वो इंक्रीज होगा। बोर्ड पे लिखने का प्रैक्टिस करिए, बोर्ड पे है ना उस पर राइट करने का, बहुत ही बेनिफिट करेगा ये। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मोटी बातें। ड्रॉ करना सीखिए, डायग्राम जो है, डायग्राम ड्रॉ करना सीखिए। पंप वगैरह जैसे पूछ लिया तो वो आना चाहिए, एक बार में सर्कल बन जाए, कहाँ से फ्लो आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये सब तरीका पूरी तरीके से आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपका अगर यहाँ तक रूल फॉलो किया आपने तो वो क्रैक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस की बात करता हूँ मैं। आई गेव लॉट ऑफ इंटरव्यू इन माई कैंपस प्लेसमेंट, NPCL, BARC, IUCL। तो उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। आपका टेक्निकल नॉलेज तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, तो है ही रिक्वायरमेंट। जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो स्ट्रांग होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन ये भी स्ट्रांग है और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है, जस्ट सम निगेटिव थिंग्स। वो जो निगेटिव चीजें है ना उसको अवॉइड करना है, वो स्टार्टिंग में ही पूछा जाएगा आपसे, वहीं से आपका इंटरव्यू डिसाइड हो जाएगा कहाँ की ओर जा रहा है। डू नॉट टेल एनीथिंग नेगेटिव अबाउट यू। अब नेगेटिव में क्या क्या चीजें आ सकता है? फर्स्ट तो ये आएगा जो मेरे केस में हुआ था, कि आप कोई जॉब कर रहे थे, फिर उसको छोड़ के
रिजाइन करके देन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, तो वो पूछा जाएगा वहां पे कि आप क्या कर रहे थे, गैपिंग ईयर्स में ही पूछा जाएगा। तो आपने कहा कि मैं जॉब कर रहा था और मैं रिजाइन करके फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तो ये वो जो भी बहाना है बना सकते हैं, बट वो निगेटिव आ गया क्योंकि आपने रिजाइन किया है। बात आ रही है समझ में? जो रिजाइन किया है ना, जो वो वर्ड है, वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है इंटरव्यू को। और उसे कैसे अवॉइड करना है उसका तरीका भी बताता हूँ मैं। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा पूरा इंटरव्यू जो मेरा नॉलेज था एकदम बढ़िया गया, बट मैं ये निगेटिव है ना, इसी चीज से मैं फंसा। मैं जॉब छोड़ के आ चुका था, फिर मैंने उनको पूरा बता भी दिया। फिर उसके बाद ये भी पूछते हैं वो कि आपने कौन कौन से एग्जाम अभी तक दिए हैं, क्या हुआ है उसमें रिजल्ट। तो उनको नहीं ये गिनवाने लगना मैंने ये भी दिया था, ये भी दिया है, ये भी दिया है, मैं इसमें फेल हो गया, फिर इसमें भी फेल हो गया, इसमें मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया, तो अदर थिंग्स। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि एक तो जॉब छोड़ के आया है, यहाँ पे भी छोड़ सकता है, फ्लेक्सिबल है कि कहीं पे भी दूसरी जगह फिर यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा। ये चीज आता है माइंड में। अब मैं ही इंटरव्यू हूँ, सपोज करो आप इंटरव्यू हो, दो बच्चे हैं, दोनों का टेक्निकल नॉलेज सेम है। जो एक है वो जस्ट स्टार्ट किया है प्रिपरेशन और ये इसका न्यू रिक्रूटमेंट है उसके लिए, और वो जो है दूसरा बंदा वो जॉब छोड़ रखा है नहीं कर नहीं रहा है, छोड़ के फिर आया है आपके पास। तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। समझ में आ रही है बात? तो आप तो भाई उसी को सिलेक्ट करोगे ना जो नया है। अगर आप ड्यूरिंग जॉब में हो, आप एनओसी लेके आए हो और वहां पे भी अभी कर रहे हो, तो दिस इज योर प्लस पॉइंट, क्योंकि आप जॉब में भी हो, आप जस्ट उसको छोड़ के नहीं आए हो। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप उसको छोड़ोगे, तो ये आपका प्लस पॉइंट ऐड करेगा, क्योंकि वो उन्हें लगेगा कि हाँ इसको एक्सपीरियंस भी है और ये अब नया इसमें आना चाह रहा है, मतलब छोड़ा नहीं है उसने। छोड़ रखे हो और फिर तैयारी कर रहे हो तो वो क्या हो गया, मूर्खता वाली बात होगी वहां पे बताना। वहां पे ये मत सोचना है कि सिंपत्ति मिलेगा, इन चीजों से तो बहुत दूर रहना है, सिंपत्ति वाली चीजों से कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो राइट पर्सन को ही हायर करेंगे। बात करते हैं गैपिंग ईयर्स की। जो गैपिंग ईयर्स है वो जरूर पूछा जाएगा, वो इंट्रो में ही पूछा जाएगा आपसे। जैसे सपोज करो आपने 20 में पास आउट किया, तो भाई 24 यानी 4 ईयर्स तक आप क्या कर रहे थे। बात आ रही है समझ में? तो इसको स्मार्टली बताना पड़ेगा इस गैपिंग ईयर्स को, कि मैं पार्ट टाइम कुछ पढ़ा भी रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या तो कुछ नई स्किल्स सीख रहा हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या जस्ट आप कह सकते हैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वही पूछा जाएगा, प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी तक तो बहुत एग्जाम दिए होगे, उसमें क्या हुआ। उसमें ज्यादा एग्जाम मेंशन नहीं करने हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ मेरा रिजल्ट होल्ड पे है, कुछ भी बहाना बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलना है कि मैं इसमें इस एग्जाम में मेरा नहीं हुआ, फिर इस एग्जाम में नहीं हुआ, इसमें फेल हो गया। तो वो तो लगेगा कि भाई सब जगह से फेल है, तो हम क्यों इसको हायर करें फेलियर को। मतलब ये स्टार्टिंग का फेज है, वो जब इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा ना उसी टाइम से, तो वहीं से निगेटिव अगर आ गया थॉट्स तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के फ्रेम होंगे। बात आ रही है ना समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी अच्छा इंटरव्यू चले जाए, ये चीजें फॉलो नहीं होगा तो सिलेक्शन रुकेगा भाई, रुक सकता है। मैं बात करता हूँ अब टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली कवर करना है जाने से पहले। ये तो मोस्ट रिक्वायरमेंट है और आएगा ही आएगा, 110%। पंप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इंटरव्यू जितने भी टेक्निकल इंटरव्यू है पसंदीदा है इनका। पहले पंप पूछा जाएगा, फिर इसका क्लासिफिकेशन, फिर आपसे पूछ सकता है कि लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं, हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं। आप उस पंप मेंशन किए, फिर उससे क्वेश्चन आएंगे। सपोज करो सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछा आपसे, पूछेगा वर्किंग क्या है इसका, पहले अच्छे से इसके पार्ट्स बता दो, फिर वर्किंग बताओ, वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो इसका प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर इसका फ्लो समझाना है, किस तरीके से फ्लो हो रहा है और जा रहा है, जो केजिंग है वो किस टाइप का है।
अब इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैविटेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर, ये सब डायरेक्टली लिंकेज है एक दूसरे से। एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये पंप का पूछा था, ये सब आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, लेकिन ये वहां तक पहुंचेगा जब आप पहले बता पाओगे बाकी सारी चीजें, पंप क्लासिफिकेशन, दिस थिंग्स। इसके बाद कवर करना है आपको बेयोंसी एंड फ्लोटेशन, जो आर्किमिड्स प्रिंसिपल वगैरह होता है, ये भी पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा लेकिन पूछा तो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके लिए। बर्नौलीज थ्योरम डेफिनेटली, ये डेरिवेशन तक करवा सकते हैं उनका अगर मन करे तो, इसका तो जरूर करके जाना डेरिवेशन, और बढ़िया से इसके प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से समझाना है, इक्वेशन समझाना है। फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट से भी आएगा क्वेश्चन, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस प्लेट हो गया, पिटट ट्यूब हो गया, ये सब जरूर आएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, बहुत ही अच्छा भी है, मजा भी आता है इसको पढ़ने में, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद वो जो थर्मल पोर्शन है पावर प्लांट वाला, रैंकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजेनरेशन, स्टीम रीजेनरेशन, क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में, कैसे एफिशिएंसी बढ़ रही है रीजेनरेशन से, ये सब पूछ सकते हैं। तो इसका लेआउट बनाना आना चाहिए, डायग्राम, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम। फिर क्रीप एंड फटिग, जो क्रीप एंड फटिग है ये भी पूछा जाता है, कैची वर्ड है ये भी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आप बताओगे, फिर धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ेंगे, उसमें पूछा जाएगा इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट जो है वो क्यों अब गिर नीचे हो रहा है इलास्टिक पॉइंट से, फिर ये बढ़ क्यों रहा है, इस तरीके से इसे पूछा जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन की वजह से नेकिंग कहाँ पे हो रहा है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल की रेसिस्टेंस स्ट्रेन कर्व, ये सब पूरा आना चाहिए। एस एफ डी बी एम डी, ये भी उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पूछा जाता है। एस एन कर्व, यहीं से आ जाएगा एस एन कर्व। तो ये सब तो आपके डेफिनेटली कवर होने चाहिए। इतना भी कवर किया और यहाँ से आ गए क्वेश्चन, आपने बता दिया तो आपका इंटरव्यू क्लियर्ड है, क्लियर्ड। तो होप करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा, जितना भी मैंने बताया अभी तक। ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना, 100% क्लियर होगा इंटरव्यू, और आपको बीआरसी में काम करने का मौका मिलेगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में तो इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जितने भी मैंने टॉपिक मेंशन किए उस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।